हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री की। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ चुके थे दोस्तों लोधी वंश के बारे में। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों न्यू एम्पायर के बारे में, यानी मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मुग़ल साम्राज्य है, इसकी का जो टाइम पीरियड है, यानी जो रूलिंग पीरियड है, वो कितना है? 1526 से 1857 तक। दोस्तों, 1526 से 1857 तक चलेगा इसका जो रूलिंग पीरियड है मुग़ल डायनेस्टी का। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों जो मुग़ल डायनेस्टी है ना, मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश यानी इसका जो फाउंडर है वो कौन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका जो फाउंडर है दोस्तों। मुग़ल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और दोस्तों, इसका जो टेन्योर है वो कितना है? 1526 से 1530। दोस्तों, मात्र 4 साल का इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 4 साल का। दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को दोस्तों इसका जन्म हुआ था फरगना में। तो दोस्तों, जो फरगना है अब वो कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में। और उस समय जो फरगना था वो कहाँ था? तुर्की। और दोस्तों, ये तुर्की तुर्की में था उस समय फरगना, लेकिन अब एट प्रेजेंट की बात करें तो दोस्तों जो फरगना है ये कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में। और दोस्तों, इसके जो फादर है ना, इसके फादर का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा, जो एक तैमूर है। और उसकी माता का क्या नाम है? कुतलुग निगार बेग, जो चंगेज़ खान से संबंधित है। तो दोस्तों, ये पिता की तरफ से तो दोस्तों तैमूर का वंशज है। जो बाबर है वो पिता की तरफ से तो फिफ्थ वंशज है दोस्तों तैमूर की तरफ से, यानी तैमूरी वंश से। और माँ की तरफ से जो दोस्तों ये है 14वां। माँ की तरफ से चंगेज़ खान, यानी मंगोल है ना, मुग़ल है चंगेज़ खान की तरफ से। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1526 से 1530। तो दोस्तों, जब बाबर 11 साल का था ना, तो दोस्तों जब बाबर 11 साल का था, यानी दोस्तों 1483 में इसका जन्म होता है। और दोस्तों 1494 में क्या होता है? इसके पिता की डेथ हो जाती है। तो ये उस समय 1494 में फरगना के शासक बनते हैं, यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में ही ये फरगना के शासक बन जाते हैं। लेकिन जब ये फरगना के शासक बने तो आसपास जितने भी शासक थे उन सब ने इसको केवल एक बालक समझा और इस पर आक्रमण कर दिया। और जब इस पर आक्रमण किया तो मजबूरन इसे फरगना छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। ये फरगना से निकाला गया और फरगना से निकल कर इसने जाकर अटैक किया समरकंद पे। तो दोस्तों, जो समरकंद राजधानी थी किसकी? तैमूर की। तो दोस्तों, समरकंद राजधानी थी उस समय तैमूर की। दोस्तों, ध्यान रखना, समरकंद राजधानी थी तैमूर की। और दोस्तों, इसने तैमूर की ही राजधानी समरकंद पर जाकर आक्रमण किया। वहाँ पर इसके ही रिलेटिव्स रूल कर रहे थे। और बाबर ने 1494 से 1502 तक रूल किया। तो दोस्तों, इसने 1494 से 1502 1494 से 1502 के बीच में रूल कहाँ किया? समरकंद में। लेकिन समरकंद में भी स्टेबिलिटी नहीं मिली। और यहाँ पर भी इस एक उज़्बेक शासक ने 1502 में एक युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ सर ए पुल। तो दोस्तों, बैटल 1502 में युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ सर ए पुल। तो दोस्तों, ये बैटल ऑफ सर ए पुल किन किन के बीच में लड़ा गया? एक तो था दोस्तों बाबर और दूसरा था शैबानी खान। तो दोस्तों, बाबर और शैबानी खान के मध्य यह लड़ा गया बैटल ऑफ सर ए पुल। तो दोस्तों, ये जो युद्ध है ना, इस युद्ध में कौन जीत जाता है? शैबानी खान जीत
जीत जाता है, क्योंकि दोस्तों शवानी खान ने ना इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। और अब बाबर अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा और इसे पहली सफलता कहाँ मिली दोस्तों? 1504 में काबुल और कंधार पर। तो दोस्तों 1504 में इसको जो फर्स्ट सक्सेस है ना, यानी पहली सफलता 1504 में इसने अफगानिस्तान में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया और इसको काबुल को राजधानी बनाकर शासन शुरू किया। तो इसे लगा कि वह अब एक स्टेबल रूलर बन गया है। तो दोस्तों 1507 में ही काबुल में इसने तो दोस्तों 1507 में ही 1507 में इसने क्या किया? काबुल में ही 1507 में इसने काबुल में ही बादशाह की दोस्तों इसने उपाधि धारण की। और एक स्टेबल रूलर को ही क्या कहा जाता है? बादशाह या पादशाह। अभी तक इसके नाम के पीछे मिर्जा था, तो इसने मिर्जा हटाकर बादशाह लगा लिया। अब यह बन गया जहीरुद्दीन बाबर बादशाह। और इसने कहा कि जितने भी मुगल डायनेस्टी में शासक बनेंगे सभी क्या कहलाएंगे? बादशाह। लेकिन आर्थिक तंगी आ जाने की वजह से इसे फिर से काबुल से अपना रुख करना पड़ा हिंदुस्तान की तरफ। और दोस्तों अब यह फर्स्ट अटैक करेगा हिंदुस्तान में। तो दोस्तों ये फर्स्ट अटैक करता है हिंदुस्तान में 1519 में। दोस्तों ये 1519 में बाबर का फर्स्ट अटैक होता है इंडिया में। दोस्तों भारत में इसका पहला आक्रमण होता है। और दोस्तों ये पहला आक्रमण 1519 में कहाँ करता है? सिंध में करता है। दोस्तों सिंध में एक जगह है बाजौर, और बाजौर में ही है दोस्तों भेरागढ़ किला। भेरागढ़ फोर्ट पे दोस्तों सबसे पहले अटैक करता है। और दोस्तों भेरागढ़ फोर्ट में ही ना ये सबसे पहले तोप और गोलों का प्रयोग करता है। भारत में सबसे पहले तोप और गोलों का प्रयोग दोस्तों 1519 में बाजौर के भेरागढ़ किले पर करता है। और दोस्तों किसके विरुद्ध करता है? दोस्तों यूसुफजाई जाति के विरुद्ध करता है ये। तो दोस्तों यूसुफजाई जाति के विरुद्ध करता है 1519 में फर्स्ट आक्रमण। तो दोस्तों 1520-21 के बाद इसने दोस्तों 3 अटैक किए, कहाँ? सिंध और कश्मीर में। तो दोस्तों बाबर के पास 12,000 सैनिक थे। और दोस्तों इब्राहिम लोदी के पास दोस्तों 1,00,000 सैनिक थे। इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध होता है ना उसमें हार जाता है। क्या कारण है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है, इधर तो दोस्तों यमुना नदी होती है, और दोस्तों ये क्या करता है बाबर, इधर क्या करवाता है? खाई खुदवा देता है। और दोस्तों अपने सैनिकों को ये ऐसे इस पोजीशन में लगाता है, यहाँ पे ऐसे लगा देता है। और दोस्तों इसके आगे क्या करता है ये? तो दोस्तों अब बाबर क्या करता है? डिफेंस करता है दोस्तों, क्योंकि इधर से यमुना नदी हो गई और दोस्तों इधर से खाई हो गई। तो दोस्तों ये अभी सामने से ही अटैक करेंगे सीधा। तो दोस्तों न तो पीछे से कोई अटैक होगा, यानी पीछे से बच गई, इधर से बच गई और इधर से बच गई। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे अपने सैनिक लगा देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सैनिक लगाने के बाद दोस्तों अब ये क्या करता है? तोपों को सजाता है आगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये सजाता है तोपों को। तो दोस्तों यहाँ पे बीच में गैप दे देता है। और दोस्तों एक तोप यहाँ पे और एक तोप बीच में। तो दोस्तों ऐसे ये तोपों को सजाता है। दोस्तों ये जो तोप सजाने की विधि है इसको क्या कहा जाता है? उस्मानी विधि। इस तोप सजाने की विधि को क्या कहा जाता है? उस्मानी विधि। दोस्तों उस्मानी विधि कहा जाता है। और दोस्तों ये जो संपूर्ण योजना बनाई थी ना इसने, खाई वाली जो योजना थी दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? तुलुगमा पद्धति, जिसको क्या कहा जाता है? ओटोमन युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके 2 प्रसिद्ध तोपचे थे, उनका क्या क्या नाम है? उसके 2 प्रसिद्ध तोपचे थे दोस्तों इसके। एक तो था उस्ताद अली है, और जो दूसरा है वो है मुस्तफ़ा। तो दोस्तों 2 ये तोपचे थे बाबर के। तो दोस्तों 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा जाता है। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो दोस्तों आधी रात को ही बाबर की सेना ने तोप चलाना शुरू किया इब्राहिम के खेमे की तरफ। तो गोला और बारूदों की फटने की आवाज़ इब्राहिम लोदी के सैनिकों के लिए एक नई आवाज़ थी, क्योंकि पहली बार बाबर ने ही कैनन्स का इस्तेमाल किया था भारत में। इससे पहले किसी ने कैनन्स का उपयोग नहीं किया था। तो लोदियों के हाथियों के लिए भी है एक नई आवाज़ थी, और लोदियों के सारे हाथी बिदक गए और सब ने अपने ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। और बाबर ने किया बड़ा उलटफेर जब 12,000 सैनिकों ने 1 लाख की सेना को हराया। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। तो दोस्तों जो इब्राहिम लोदी है यह पहला सुल्तान है जो युद्ध में मारा जाता है। पहला सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया है। कौन? इब्राहिम लोदी। और दोस्तों इसने पहली बार तोप का प्रयोग कहाँ किया था? बैरागढ़ के किले में 1519 में। उसके बाद में पहली बार तुलुगमा पत्ती का प्रयोग किया। इसके जो तोपचे थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा तोपों हेतु इसने कौन उपाधि का प्रयोग किया था? उस्मानी या रूमी उपाधि का। युद्ध के बाद दोस्तों इसने कौन सी उपाधि ली थी? कलंदर व खाकान की। और मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से इसने मुक्ति दिलाई थी। और दोस्तों इसका जो पुत्र था हुमायूं ने दोस्तों क्या किया? जो ग्वालियर के जो राजा था ना विक्रमजीत की दोस्तों ये मौत डेथ कर देता है। और हुमायूं ने इससे क्या कर लेता है? कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लेता है। और इस जो कोहिनूर हीरा इससे प्राप्त करके अपने फादर को दे देता है। तो दोस्तों इस जीत की खुशी के बाद जो बाबर है ना पानीपत में 2 चीज़ों का निर्माण करवाता है। तो दोस्तों एक तो सबसे पहले एक काबुली बाग बनवाता है। काबुली बाग और काबुली मस्जिद। दोस्तों पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध होता है ना उसको जीतने के बाद ये पानीपत में काबुली बाग का निर्माण करवाता है और काबुली मस्जिद का। तो दोस्तों ये जो काबुली नाम है ना ये इसकी जो पत्नी है ना मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर इसका निर्माण करवाता है। और दोस्तों बागवानी का शौक़ रखने वाला मुग़ल बादशाह, अगर ये दोस्तों कुछ नायब हुआ है कि बागवानी का शौक़ रखने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? बाबर। दोस्तों इसने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों ये कहाँ गया? काबुल गया। और दोस्तों काबुल में इसने क्या किया? सिल्वर कॉइन्स, दोस्तों इसने चांदी के सिक्के चलवाए वहाँ पर। कौन कौन से चलवाए दोस्तों? काबुल में चलवाए इसने शाहरुख कॉइन्स, शाहरुख सिक्के। और दोस्तों कंधार में चलवाए थे इसने बाबरी सिक्के। दोस्तों ये 2 सिक्के इसने पानीपत के जो फर्स्ट युद्ध होता है ना उसके जीतने के बाद में इसको चलवाता है। काबुल में शाहरुख कॉइन्स और कंधार में बाबरी कॉइन्स। क्योंकि इसने इब्राहिम लोदी से यथा संपत्ति लूटी थी तो इसने काबुल में हर एक नागरिक को चांदी के सिक्के बांटे। इसी बात से प्रसन्न होकर काबुल की जनता इसको किसकी उपाधि दी थी? कलंदर की उपाधि दी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? पानीपत का फर्स्ट युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद इसने उपाधि ली थी कौन सी? कलंदर की। तो अब ये बन गया क्या? मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। क्योंकि दोस्तों इसने इससे पहले बादशाह की उपाधि ली थी। तो दोस्तों अब ये कलंदर की उपाधि ले ली इसने। तो सारी सेलिब्रेशंस के बाद बाबर पहुंचा दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी आगरा। तो इसने आगरा को ही राजधानी बनाया। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मुगलों ने अपनी फर्स्ट कैपिटल किसको बनाया? तो दोस्तों आगरा को बनाया। तो बाबर के पुत्र हुमायूं ने विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर बाबर को भेंट किया और उस हीरे को बाबरी हीरा कहा जाने लगा। क्योंकि दोस्तों यह हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से छीना था। जब बाबर ने इसकी कीमत पूछी तो हुमायूं ने इसका अनुवाद हिंदी में किया कि जिसकी कीमत लाठी में है, जिसकी कीमत
तलाठी में जितना जोर है उसी का ये कोहिनूर हीरा रहता है। तो दोस्तों पिछले 165 साल से दोस्तों ये जो कोहिनूर हीरा है ना, ये ब्रिटेन में है। पिछले 165 साल से ब्रिटेन में है। तो दोस्तों आगरा जाते ही इसने सबसे पहले दिमाग में एक बात आई कि बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी आई है, इसलिए इसको ज़ाया नहीं करते। और सबसे पहले इसने उद्देश्य बनाया, बाबर ने साम्राज्य का विस्तार किया और डिसाइड किया कि मेरे पास जितने भी ताकतवर शासक हैं उन सब पर आक्रमण करके सबसे पहले सभी को अपने अधीन किया जाएगा और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा। तो बाबर को पहले याद आई राणा सांगा की, और राणा सांगा बाबर की मदद करने का जो वादा है ना वो पूरा नहीं कर पाता। तो क्योंकि दोस्तों जो राणा सांगा है ना, वो शुरुआत में तो ये सोचता है कि तैमूर के वंशज हैं, कि सिर्फ लूट पाट करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लूट पाट करके वापस नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना यानी उसके विस्तार करने के लिए आता है। तो दोस्तों इस युद्ध में ना दोस्तों न तो महमूद लोधी इसका साथ देता है, न दौलत खान लोधी, और दोस्तों न ही राणा सांगा, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इसका उद्देश्य के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों जो राणा सांगा ने बाबर की मदद करने का प्लान था वो कैंसिल कर लिया था। तो दोस्तों अभी जो पानीपत के फर्स्ट युद्ध में, तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होता है ना, वो किसके साथ होता है? बाबर और राणा सांगा के साथ होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे खानवा के युद्ध के बारे में। दोस्तों खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। 1527 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों एक साइड तो था बाबर और दूसरी साइड जो राणा सांगा ना, राणा सांगा का सहयोग किस किस ने किया था दोस्तों? इसमें महमूद लोधी, और मेदिनी राय ने। दोस्तों मेदिनी राय कौन था दोस्तों? ये मालवा का राजा था। तो महमूद और लोधी और राणा सांगा तो दुश्मन थे, लेकिन इसका उद्देश्य था कि कैसे भी करके मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिया। तो बाबर की सेना राणा सांगा की सेना की लगभग 1/3 थी। दोस्तों बाबर की जो सेना थी ना, वो राणा सांगा की सेना की 1/3 थी, और बाबर अच्छे तरीके से जानता था कि राणा सांगा को हराना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए बाबर अपने सैनिकों के पास गया और जोश भरते हुए बाबर ने कहा कि हम हिंदुस्तान में आए थे इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार हो और हमें फिर से दर बदर की ठोकरें खाने के लिए काबुल या कंधार न जाना पड़े, तो इसे युद्ध नहीं, इसे धर्म युद्ध ही कहा जाए, यानी जिहाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में कि बाबर ने ना जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया था? दोस्तों खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो दोस्तों इसने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर धर्म के लिए इस युद्ध को जीतना होगा, और सारे के सारे सैनिकों में जोश भर गया और 1/3 सेना ने ही जाकर पराजित कर दिया राणा सांगा को। तो दोस्तों ये खानवा जो पैलेस है ना, ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, और दोस्तों यहीं पर लड़ा गया था बैटल ऑफ खानवा। इसमें बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है, और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि बाबर कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि कौन सी युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। बाबर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई कौन सी युद्ध के जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है? तो दोस्तों क्या आएगा? खानवा के युद्ध।
दोस्तों गाजी कौन होता है? जो डिस्ट्रॉयर्स ऑफ काफिर्स नॉन एज गाजी, यानी जो काफिरों का नाश करता है उसको गाजी कहा जाता है। तो अब ये बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। लेकिन राणा संगा को नहीं मारा था इसने, क्योंकि इसके बाद राणा संगा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर देकर मार डाला था, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, यानी इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों 1527 में क्या करता है ये? 1527 28 1527-28 में दोस्तों क्या करता है ये? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है अयोध्या में। तो दोस्तों जो बाबरी मस्जिद है ना, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर नहीं करवाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है ना वो कौन करवाता है? जो बाबर है ना, बाबर का जो आर्मी चीफ है ना, वो जो बाबर का सेनापति है मीर बाकी, वो बनवाता है इसको, बाबरी मस्जिद को। और बाबर उसको, मीर बाकी को प्यार से बाबरी कहते थे कि तू मेरा, कि मैं तेरा बाबर और तू मेरी बाबरी। तो दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था? जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। और दोस्तों इसका जो केस है ना वो पेंडिंग चल रहा था। अभी थोड़े दिन पहले एक तो वो अयोध्या वाला केस उलझा है। तो दोस्तों उस समय ये जो ये था ना बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, इसकी जांच के लिए दोस्तों एक जो आयोग बनाया गया है उसका क्या नाम है? लिब्रहान आयोग। तो दोस्तों जो ये बाबर था ना, बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, ये कहाँ से था? ताशकंद से। दोस्तों कहाँ से था? तो इसको क्या कहा जाता था? मीर बाकी को बाकी ताशकंदी भी कहते थे। तो बाबर ने कहा वाजिब था युद्ध राणा संगा के साथ। दोस्तों इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर क्या करता है कि बाबर कहता है कि भाई वाजिब था युद्ध राणा संगा के और मेरे साथ, यानी राणा संगा से युद्ध लड़ना, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की थी। बाबर ने कहा भाई वाजिब था महमूद लोधी का, क्योंकि उसका भाई जो इब्राहिम लोधी था उसकी मृत्यु कर दी थी मैंने। लेकिन मेदिनी राय क्यों बीच में आया? तो उससे तो कोई विवाद ही नहीं था। तो बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि वार्म अप करो और अब हम मिलने चलेंगे। किससे? मेदिनी राय से। अगले साल 1528 में ही दोस्तों बाबर ने आक्रमण किया मालवा के जो शासक था ना मेदिनी राय पर, और लड़ा गया बैटल ऑफ चंदेरी। और दोस्तों ये यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया बाबर और दोस्तों मेदिनी राय के बीच में। बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। और दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है? जब बाबर है ना, बाबर मेदिनी राय की हत्या कर देता है। बाबर मेदिनी राय की हत्या करके और अपने सैनिकों से कहता है कि जाइए जाकर महल में जितनी भी महिलाएं हैं सबको अगवा कर लीजिए, और जितने भी मंत्री और सेनापति हैं सबके सिर काट कर मुझे इनकी मीनारें बनाकर दिखाइए। तो दोस्तों इस युद्ध में ना ड्यूरिंग बैटल ऑफ चंदेरी इसने ना सरों की मीनार बनवाई थी, सरों की मीनारें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सरों की मीनारें पूछ सकता है किस युद्ध में बाबर ने बनवाई थी? तो दोस्तों बैटल ऑफ चंदेरी। और सारी औरतों ने जौहर कर लिया था। तो दोस्तों बाबर ने ना चंदेरी के युद्ध में पहली बार जौहर देखा था। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाबर ने किस युद्ध में पहली बार जौहर देखा था? तो दोस्तों का आंसर क्या आएगा? चंदेरी के युद्ध में। यहाँ पे देखिए दोस्तों चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। स्त्रियों का जौहर सबसे पहले इसने देखा था। और दोस्तों जो शेरशाह था ना, या शेरशाह सूरी, दोस्तों ये सबसे पहले लड़ा था बाबर की तरफ से चंदेरी के युद्ध में। तो दोस्तों जब चंदेरी के युद्ध में जीत कर लौटा तो फिर से इसने जश्न का आयोजन किया। और जब रात को जश्न मनाया जा रहा था तो सारे के सारे सैनिक और मंत्री भोज पर थे। तो अब बाबर की नज़र पड़ी एक सैनिक पर। बाबर ने देखा कि सारे के सारे सैनिक हाथ से गोश्त उठाकर खा रहे थे, लेकिन
वो सैनिक अपनी तलवार से गोश्त उठाकर खा रहा है। बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी और अपने बेटे हुमायूं से कहा कि उस गुस्ताख पर नज़र रखिए। इस गुस्ताख के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आदमी मुग़ल साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मुझे कोई साधारण आदमी नहीं लगता। इसके माथे पर मुझे अजीब ही तरीके का तेज नज़र आ रहा है। इस पर ज़रा नज़र रखिए। यही बात खड़ा होकर वो सैनिक भी सुन रहा था। तो दोस्तों, जो सैनिक सुन रहा था उसका क्या नाम है? शेर शाह सूरी, जो बाद में सूरी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो यही बात खड़ा होकर वो सैनिक भी सुन रहा था और उसने सुना कि बाबर की नज़रों में वह बाबर की नज़रों में आ चुका है और बाबर उस पर ध्यान दे रहा है। फिर क्या था? वो सैनिक बाबर की सेना छोड़कर भाग गया, लेकिन सेना छोड़कर जाने से पहले उसने सोचा कि इससे पहले बाबर मुझे मरवा दे, तो वह सेना छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले बाबर के सैनिकों को वो सैनिक एक बात कहकर गया कि कसम खाता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी खुदा ने मौका दिया तो इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक 12 साल बाद यही जो सैनिक है दोस्तों, शेर शाह सूरी, क्या करता है? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है और हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर भगाएगा और खुद क्या बन जाएगा दोस्तों? शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन क्या आएगा कि शेर शाह सूरी जो था वो शेर शाह सूरी बनने से पहले बाबर की सेना में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों, आपका आंसर क्या आएगा? चंदेरी का युद्ध। क्योंकि शेर शाह सूरी एक अफगानी था तो इसने बाबर की सेना से भागकर हाथ मिलाया लिया। तो महमूद लोधी जो कि एक अफगानी था, कि दोस्तों महमूद लोधी भी अफगानी था और दोस्तों शेर शाह सूरी भी अफगानी था। दोस्तों अफगान दोनों भाई बन गए और दोस्तों अफगानों को की सेना को फिर से इसने एकजुट किया और फिर से कोशिश की। तो दोस्तों 1529 में दोस्तों युद्ध लड़ा जाता है किसका? घाघरा का। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1529 में क्या होता है? बैटल ऑफ घाघरा। में युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ घाघरा। तो दोस्तों इस युद्ध में ये दोस्तों किस किस के बीच में होता है? बाबर और महमूद लोधी के के बीच में युद्ध होता है। तो दोस्तों जो महमूद लोधी था दोस्तों अफगान था। तो लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में बुरे तरीके से घायल हुआ बाबर और रिकवर नहीं कर पाया। तो दोस्तों 1529 में, लेकिन दोस्तों इस युद्ध को ना बाबर जीत जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाता है 1530 में ना, 1530 में डेथ हो जाती है किसकी? बाबर की, यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो बाबर की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन जिस समय बाबर मरा था उस समय ऐसे हालात नहीं थे कि बाबर के शव को अफगानिस्तान से काबुल ले जाया जाए। तो दोस्तों 2 बार दफनाया गया बाबर को। तो दोस्तों तो हम बात करते हैं दोस्तों भारत में जो इसका जो टॉम्ब है वो कहाँ है दोस्तों? आराम बाग में। आराम बाग कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में। आराम बाग कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। और दोस्तों इसके जो ताबूत है ना, इसके ताबूत को काबुल ले जाया गया है इसकी जो पत्नी थी हाजी बेगम द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन क्या आएगा कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो 2 बार दफनाया गया? यानी एक बार दोस्तों ये भारत के अंदर दफनाया गया, उसके बाद ये भारत के बाहर दफनाया गया। तो दोस्तों भारत के अंदर ये कहाँ दफनाया गया दोस्तों? आराम बाग यानी आगरा में। और यानी इसकी समाधि कहाँ है? आराम बाग और आगरा में। और दोस्तों इसकी दूसरी समाधि वो कहाँ है दोस्तों? काबुल में है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों ये जितने भी युद्ध हुए हैं बाबर के, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो फर्स्ट अटैक था ना, बाबर का फर्स्ट अटैक भारत में होता है 1519 में, जिसमें ये पहली बार कैनन्स यानी तोपों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होता है इसका पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जो दोस्तों इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। तो दोस्तों ये किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और दोस्तों इस युद्ध में ना बाबर विजय हो जाता है दोस्तों 12,000 की सेना। और
जो 12,000 की सेना है वो 1 लाख की सेना पर भारी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस युद्ध में ना बाबर क्या करता है, पहली बार तो लोगमा पत्ती का यूज करता है। इसके जो प्रसिद्ध तोपचे थे उस्ताद अली व मुस्तफ़ा तोपों तो उस्मानी पत्ती का यूज करता है। युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण करता है। मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्ति करता है। और दोस्तों ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से क्या करता है दोस्तों, कोहिनूर हीरा छीन लेता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं खानवा का युद्ध के बारे में। जो दोस्तों खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा गया, आगरा में है दोस्तों एक जगह खानवा। तो दोस्तों 1527 में लड़ा गया। मेवाड़ के जो राजा है राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के मध्य। और दोस्तों इस युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। तो दोस्तों ये 1528 में लड़ा गया था। तो दोस्तों किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और दोस्तों इस युद्ध में ना बाबर ने पहली बार स्त्रियों का जोर देखा था। और दोस्तों इस युद्ध में ही ना इसने सरों की मीनार बनवाई थी। और इसी युद्ध में शेरशाह बाबर की ओर से लड़ा था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, बाबर इस युद्ध में भी जीत जाता है। और किस किस के मध्य होता है, बाबर और महमूद लोधी के बीच में यह युद्ध होता है। और दोस्तों ये जो युद्ध होता है जो जल और थल दोनों में लड़ा जाता है दोस्तों, ज़मीन पर भी लड़ा जाता है और दोस्तों पानी में भी लड़ा जाता है। तो बंगाल के शासक दोस्तों दूसरा शाह के साथ संधि भी होती है इसमें। और दोस्तों 1530 में क्या रहता है, 1530 में क्या रहता है, बाबर की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बाबर है ना, बाबर के जो ये 4 युद्ध हुए हैं फेमस दोस्तों, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर जैसे आपको वैसे याद नहीं हो ना, तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया घर गया। तो दोस्तों इसी एक ट्रिक में दोस्तों आपको है ना ये संपूर्ण जितने भी इसके जो युद्ध हुए हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पानी पिया, तो दोस्तों पानी पिया से दोस्तों इसका जो युद्ध होता है ना पानीपत का युद्ध होता है वो 1526 में होता है। और दोस्तों इसी के 1 साल बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 में। और उसके बाद और दोस्तों इसके बाद पानी पिया खाना खाया। दोस्तों 1 मिनट, इससे पहले चांद भी तो आएगा। तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ ये ट्रिक, पानी पिया खाना खाया चांद देखा और घर गया। तो दोस्तों ये थी दोस्तों, ये मैं जो चांद वाला था ये नहीं बताना पाया था। तो दोस्तों पानी पिया दोस्तों इसमें क्या आएगा, पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो 1526 में लड़ा गया। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया, खाना से आ जाएगा। उसके बाद चांद से क्या आ जाएगा, चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ा जाता है। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया। तो दोस्तों ये सभी युद्ध हो जाते हैं। और दोस्तों गया उसके बाद 1530 में ना 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों एक ही ट्रिक में दोस्तों सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वैसे याद नहीं हो तो वैसे याद कर लेना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है ना, जिसको क्या कहा जाता है, बाबरनामा। और दोस्तों ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, तो दोस्तों 2 होती हैं, एक तो बायोग्राफी होती है, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी दोस्तों खुद लिखता है, जिसकी जो ऑटोग्राफी है ना वो खुद लिखता है। और बायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जो कोई दूसरा बंदा लिखता है उसको क्या कहता है, बायोग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो ऑटोग्राफी है ना वो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, वो किसने लिखी थी, बाबर स्वयं ने लिखी थी। लेकिन दोस्तों ये जो तुर्की में लिखी थी, तुर्की भाषा में। तो दोस्तों इसका जो फारसी अनुवाद है ना वो कौन करता है, अब्दुल रहीम खाना और दोस्तों पायदा खां, दोस्तों ये दोनों करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में ना मोस्टली ये मिलेगा, अब्दुल रहीम खाना। और दोस्तों 4 बाग योजना का वर्णन जो बाद में अकबर भी अपनाता है दोस्तों, कौन शुरू करता है, बाबर ही स्टार्ट करता है। और दोस्तों बाबर को क्या कहा जाता है, मुबैयान नामक जो पद शैली होता है ना, पद शैली का जो जन्म जाता है वो कौन है, बाबर है। और खत ए बाबरी
वह दीवान की रचना किसने की थी? इसी ने की थी, बाबर ने। और दोस्तों तो दोस्तों जो गवर्नर था इसका, अमीर बाकी, इसने क्या किया था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। सूफी संत दोस्तों ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का दोस्तों ये अनुयायी था, यानी इसका शिष्य था, डिसिपल था। सड़क मापने हेतु इसने गज ए बाबरी नामक इकाई शुरू की थी, गज ए बाबरी सड़क मापने हेतु। और कुषाण के बाद पहली बार काबुल व कंधार भारत के हिस्सा बने थे। यानी दोस्तों जो कुषाण वंश चल रहा था ना उस समय, कुषाण एक अटैक करते हैं किस पे? काबुल और कंधार पे, उसके बाद भारत का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों उसके बाद पहली बार का काबुल व कंधार भारत का हिस्सा बने। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर होता है, या इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो दोस्तों कौन होता है? हुमायूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों ये जो हुमायूं है इसका जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों कितना है? 1530 से 1556। दोस्तों 1530 से 1556 है, लेकिन 1530 से 1540 1540 और उसके बाद में 1555 से 1556। तो दोस्तों ये जो रूलिंग पीरियड लिखवाए हैं इसका मतलब समझ गए कि बीच में कुछ ना कुछ घटना तो हुई हैं। तो जो घटना होती है दोस्तों शेरशाह जरूरी करता है। और दोस्तों इसके हम बात करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों 29 दिसंबर 1530 को मुगल साम्राज्य का जो बादशाह है वो कौन बन जाता है? हुमायूं बन जाता है। और दोस्तों हुमायूं है ना, इसको हबागा सुल्तान भी कहा जाता है, यानी अनलकी जो रूलर होता है उसको, या अनलकी सुल्तान भी कहा जाता है इसको। और दोस्तों ये गद्दी पर बैठने से पहले ना ये बदख्शा का सूबेदार था। तो दोस्तों जी ये जो हुमायूं है ना ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता है, फिर भी इसकी किस्मत खराब थी। और दोस्तों अलग अलग वार को ना अलग अलग कपड़े पहनता था, यानी दोस्तों बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनता था, मंगलवार को लाल कपड़े, शनिवार को काले कपड़े, सोमवार को सफ़ेद कपड़े। ऐसे दोस्तों वार के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनता रहता था। तो दोस्तों बाबर के 4 बेटे थे दोस्तों, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो दोस्तों जब हुमायूं की डेथ नहीं होती है ना तो उससे पहले दोस्तों क्या करता है हुमायूं, सॉरी जो बाबर है ना, बाबर इसके जो बड़ा बेटा है ना जो हुमायूं है, हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी कहता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद में ना कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर का हिस्सा दे देना। ये हुमायूं को कह के चले जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है बाबर की। तो दोस्तों बाबर हद से ज़्यादा दयालु था। तो दोस्तों ये क्या करता है, अपने पास क्या कर रखता है? अपने पास तो रखता है दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा में दोस्तों ये रूल करता है। और दोस्तों अपने भाई कामरान को क्या देता है दोस्तों? काबुल और कंधार किसको दे देता है? कामरान को। और अस्करी को क्या दे देता है? संभल। और हिंदाल को क्या देता है? राजस्थान का अलवर। और दोस्तों ये संभल है ना, ये संभल है यूपी में। और दोस्तों अपना जो इसका जो चचेरा भाई है ना, चाचा का जो भाई है, उसको क्या दे देता है? बदख्शा प्रदेश, यानी जहाँ पर ये खुद रूल कर रहा था उस समय, यानी जहाँ का ये सूबेदार था। तो क्योंकि ये कमज़ोर साम्राज्य की शुरुआत हुई थी हुमायूं की, और दूसरी तरफ इसके दोस्तों 3 ऑलरेडी दुश्मन थे, क्योंकि दोस्तों 1526 में दोस्तों ये स्थापना करता है। दोस्तों मात्र 4 साल होते हैं इसको, यानी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है ये मुग़ल साम्राज्य। और दोस्तों इसका जो विस्तार है वो ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों ये इसको क्या कर देता है दोस्तों? इसको बांट देता है ये हुमायूं। तो दोस्तों इसके बाद में ये कमज़ोर पड़ने लगता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ इसके ना 3 ऑलरेडी इसके दुश्मन थे। कौन कौन थे दोस्तों इसके दुश्मन? तो दोस्तों बंगाल से था महमूद लोधी। बंगाल से था महमूद लोधी। और दोस्तों बिहार से था शेरशाह सूरी। और गुजरात से था
गुजरात से था बहादुर शाह। गुजरात से बहादुर शाह, इसके जो ऑलरेडी एनिमीज थे वो थे ये तीनों। तो दोस्तों क्या आता है, दूसरी तरफ इसी का जो भाई है ना, वो इसी के जो भाई हैं वो बार बार आक्रमण कर देते थे, लेकिन नेक दिल था, यानी बड़ा भाई था हुमायूं, इसलिए हर बार उनके विद्रोह का दमन करके अपने भाइयों को माफ़ कर देता था। इतिहासकार कहते हैं कि ये भी इसकी बहुत बड़ी भूल थी। हुमायूं को दोस्तों अब बागा सुल्तान कहा जाता है। और दोस्तों हुमायूं ने ना फर्स्ट अटैक कहाँ किया था, कालिंजर फोर्ट, जिसमें ये भी विफल होता है, यानी जिसमें अनसक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों 1531 फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फोर्ट। 1531 में ये जो फर्स्ट अटैक है ना वो कहाँ करता है, कालिंजर में, कालिंजर के किले में। और दोस्तों उस समय कालिंजर का जो रोलर था वो कौन था, प्रताप रुद्र देव। क्योंकि हुमायूं किले पर अधिकार नहीं कर पाया, इसलिए सारा ध्यान आकर्षित हुआ महमूद लोधी का, जो रूल कर रहा था बंगाल। वह अपनी सेना लेकर बढ़ा आगरा की तरफ, इसलिए 1531 ईस्वी में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ दोहरिया। तो दोस्तों बैटल ऑफ दोहरिया जो युद्ध होता है वो कब होता है, बैटल ऑफ दोहरिया, बैटल ऑफ दोहरिया यानी दोहरिया का युद्ध दोस्तों किस किस के बीच में होता है, बाबर और महमूद लोधी के बीच में होता है, सॉरी हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में होता है, हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में होता है। और दोस्तों इस युद्ध में ना जो हुमायूं है ना, इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोधी की हत्या कर दी जाती है। फाइनली खत्म हुआ, यानी एक इसका एनिमीज खत्म हो जाता है महमूद लोधी। अब बच गए इसके दो दुश्मन, एक तो बहादुर शाह जो गुजरात का रूल कर रहा था, और दूसरा जो नेक्स्ट था वो था बिहार से शेरशाह सूरी। लेकिन महमूद लोधी के मरने से सबसे ज़्यादा फायदा किसे पहुंचा, फरीद खान यानी शेर खान को, क्योंकि शेर खान ने अब बिहार के साथ साथ बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। और ये शेर खान रहने लगा वाराणसी के नज़दीक चुनारगढ़ के किले में। और यही सबसे बड़ी टेंशन थी हुमायूं के लिए, क्योंकि हुमायूं जानता था कि जब तक शेर खान जीवित है तब तक उसे साम्राज्य को स्मूथली चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शेर खान तो कसम खा चुका था कि वह हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेड़ेगा। और हुमायूं भी जानता था कि अगर खुद चैन से शासन करना है तो मरना जरूरी होगा किसका, शेर खान का। इसलिए शेर खान को मारने के उद्देश्य से हुमायूं ने 1532 में दोस्तों 1532 में ये डेरा डालता है कहाँ पे, चुनारगढ़ के किले पर। 1532 में इसने घेरा डाला चुनारगढ़, और ये घेरा लगभग 6 महीने तक डाला रहा। इतने में गुजरात के बहादुर शाह का ध्यान आकर्षित हुआ और बहादुर शाह ने अपनी सेना गुजरात से भेज दी आगरा की तरफ और कहा कि जाकर आगरा पर आक्रमण कर दीजिए। अब धर्म संकट में फंस चुका था हुमायूं, एक तरफ शेर खान और दूसरी तरफ बहादुर शाह की सेना आ रही थी। तो घेरा डाले रखा चुनारगढ़ पर। तो शेर खान ने जब देखा कि किले का सारा राशन समाप्त हो चुका है, तो शेर खान ने अपने बेटे को एक सेना की टुकड़ी देकर हुमायूं की सेना में भेजा और हुमायूं से एक झूठी यानी फेक ट्रीटी कर ली और उसे संदेश भेजा कि मैं एक सेना की टुकड़ी और अपने बेटे को आपके पास भेजता हूं जो आपकी सेवा करेंगे और मुगलों का ही साथ देंगे। इस संधि से संतुष्ट होता है कौन, हुमायूं, और अपनी सेना लेकर चुनारगढ़ से वापस आगरा लौट जाता है। और इतिहासकार कहते हैं कि लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी गलती हुमायूं ने की। और दोस्तों अगले इस साल क्या होता है दोस्तों, 1533 ईस्वी में, अगले इस साल 1533 में हुमायूं दीनपनाह नगर की स्थापना कर देता है। दीनपनाह नगर की स्थापना कर देता है। तो 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और उसके बाद में दीनपनाह नगर की स्थापना करता है। तो बहादुर शाह अपनी सेना लेकर वापस गुजरात लौट गया। तो जो बहादुर शाह नाम का खतरा था वो भी अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब परेशानी की केवल एक ही वजह थी, शेर खां, क्योंकि शेर खान ने हुमायूं के साथ संधि कर ली थी। इसलिए हुमायूं ने शेर खान की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं की एक बड़ी कमजोरी थी कि अगर इसे छोटी सी भी सफलता मिलती तो ये उसका जश्न
यानी बड़े दिनों तक मनाया करता, यानी बहुत लंबे समय तक उसका जश्न मनाया करता था, जिससे दुश्मन को फिर से एकजुट होने का मौका मिल जाता था, और यही मौका मिला शेर खान को। तो हुमायूं का ध्यान शेर खान की तरफ से हटा, लेकिन शेर खान अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था, और शेर खान ने स्ट्रेटजी बना ली थी कि वो हुमायूं पर आक्रमण करेगा और मुग़ल साम्राज्य को नष्ट करके मुग़लों को हिंदुस्तान से बाहर निकालेगा। उधर टेंशन बढ़ रही थी हुमायूं की कि हुमायूं जानता था कि जब तक शेर खान जीवित रहेगा, जब तक मुझे शासन करने में परेशानी होगी। इसलिए हुमायूं ने 1538 में दोस्तों दोबारा अटैक किया। 1538 में चुनारगढ़ पर दोबारा डेरा डाला इसने। तो दोस्तों 1538 में इसने चुनारगढ़ को फिर से घेरा डाला, और इसके अंदर शेर खां तो नहीं मिला, लेकिन शेर खां के स्थान पर बहुत सारा खाने का सामान और बहुत सारी शराब हुमायूं को मिली, क्योंकि शेर खान जानता था कि हुमायूं को छोटी सी जीत का जश्न मनाने की आदत है। तो हुमायूं जश्न में डूब गया और लगभग 1.5 महीने तक जश्न मनाता रहा चुनारगढ़ के किले पर। कब तक? जब तक खाने का सारा सामान और शराब ख़त्म नहीं हो गई हो। यानी दोस्तों इसको है ना, अब यानी नशे का जो आदी है ना, यानी फीम का जो आदी है, वो किसको कहा जाता है? हुमायूं को कहा जाता है। तो क्योंकि शेर खां बंगाल की तरफ गया था, इसलिए हुमायूं अपनी सेना लेकर बंगाल के गोड की तरफ निकला। तो जब वो बंगाल के गोड पहुंचा तो वहां पर इसे शेर खां नहीं मिला, बल्कि लाशों के ढेर मिले, और इसी जगह को इसने क्या कहा? जन्नताबाद। दोस्तों उस प्लेस को इसने क्या कहा? जन्नताबाद। जन्नताबाद दोस्तों, जहाँ पर इसको क्या मिले थे? लाशों के ढेर मिले थे। और दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, इसी हुमायूं के द्वारा सबसे पहले मनाया जाता है, क्योंकि जो करमवती थी ना, करमवती ने राखी भेजी थी हुमायूं के पास, लेकिन अभी तक हुमायूं के हाथ नहीं लगा शेर खां। इसलिए हुमायूं अपनी थकी हारी सेना को लेकर वापस लौट गया। जब हुमायूं वापस लौटने लगा तो बिहार के बक्सर के पास, तो दोस्तों बिहार के बक्सर के पास दोस्तों चौसा नामक स्थान पर शेर खां इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये शेर खां की स्ट्रेटजी थी कि अब हुमायूं बंगाल से वापस लौटेगा तो रास्ते में ही उस पर अटैक कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही हुआ, और 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, चौसा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ चौसा। तो दोस्तों 1539 बैटल ऑफ चौसा। दोस्तों बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में लड़ा जाता है? हुमायूं वर्सेस शेर खां। तो दोस्तों इस युद्ध में ना हुमायूं हार जाता है, और दोस्तों शेर खान जीत जाता है। और इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इस युद्ध में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और शेर खान अपने भाले से हुमायूं की हत्या करने ही वाला था कि हुमायूं अपना घोड़ा लेकर गंगा नदी में कूद गया, और जब वो गंगा नदी में कूदा तो वो डूबने लगा। तो वहाँ पर एक नाविक ने आकर इसकी जान बचाई, जिसका क्या नाम था? निजाम, और उसे गंगा नदी पार करके वहाँ से फरार कर दिया और पहुँच गया आगरा। तो दोस्तों ध्यान रखें, पहले दिन जो हुमायूं था ना, हुमायूं खुद सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि उसने उसी निजाम नाम के व्यक्ति को एक दिन के लिए सिंहासन पर बैठाया, और उसको एक दिन का बादशाह बना, और उसके हाथों से दोस्तों चमड़े के सिक्के यानी लेदर कॉइन्स इसी निजाम द्वारा चलवाए गए थे। लेकिन शेर खान डिसाइड कर चुका था कि वो भारत से मुगलों को निकालेगा। अगले ही साल अटैक किया इसने 1540 में। दोस्तों 1540 में अटैक, यानी जो युद्ध होता है, प्रसिद्ध युद्ध होता है दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कन्नौज। बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। तो दोस्तों एक बार फिर से युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खां के बीच, और इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया और दूसरे अफगानी वंश सूरी वंश की स्थापना की, और अब यह बन गया शेरशाह सूरी। अब 15 साल तक का समय हुमायूं के लिए स्ट्रगलिंग, यानी बहुत ही स्ट्रगल करता है, इसमें संघर्ष करता है, स्ट्रगलिंग फेस रहता है। और अगले साल हुमायूं ने अपने बेटे
और दोस्तों अगले साल क्या करता है, 1541 में हुमायूं अपने छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी के साथ विवाह कर लेता है। तो दोस्तों 1541 में विवाह हो जाता है हमीदा बानो बेगम के साथ, हमीदा बानो बेगम। तो दोस्तों हुमायूं का एक मित्र हुआ करता था जो राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था राजा वीरसाल। दोस्तों ये जो राजा वीरसाल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना, राजा वीरसाल, क्योंकि दोस्तों इसी के महल में दोस्तों अकबर का जन्म होता है। तो दोस्तों इसके बाद हुमायूं अपने मित्र राजा वीरसाल जो दोस्तों अमरकोट राजस्थान, अमरकोट दोस्तों फिलहाल तो दोस्तों पाकिस्तान में है, तो दोस्तों किस शरण में गया था, क्योंकि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। हुमायूं गुरु अंगद के पास गया आशीर्वाद लेने, जो सेकंड गुरु थे सिखों के। तो दोस्तों जो गुरु अंगद देव थे ना, ये गुरुमुखी लिपि की खोज की थी इसने, और इससे गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेकर फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की कसम खाई, और 1545 में अपने ही भाई कामरान की हत्या करवाकर काबुल और कंधार पर अधिकार किया। तो दोस्तों अब ये कहाँ पर अटैक करता है, काबुल और कंधार पर, काबुल और कंधार पर अटैक करके उस पर अधिकार कर लेता है। तो दोस्तों 1545 में अपने ही भाई की हत्या करवाकर काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है, और काबुल में ही हुमायूं का सेनापति बना कौन, दोस्तों बैरम खां। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो बैरम खां है ना, वो इसका सेनापति, हुमायूं का सेनापति कहाँ बना और कब बना। तो दोस्तों 1545 में बना था और काबुल में बना था, और काबुल को इसने अपनी राजधानी बनाई। तो सेना को संगठित करने के लिए हुमायूं से इंतजार किया लंबे समय तक, तो हुमायूं ने इंतजार किया लंबे समय तक काबुल पर, और इंतजार किया हिंदुस्तान में सूरी डायनेस्टी के कमज़ोर होने का, और ये डिसाइड किया कि जैसे ही हिंदुस्तान में सूरी डायनेस्टी कमज़ोर होगी तो ये जाकर अटैक करेगा हिंदुस्तान पर। और फाइनली लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हुमायूं ने बढ़ना शुरू किया हिंदुस्तान पर 1554 में पेशावर पर, और 1555 में लाहौर पर अधिकार किया। और जैसे ही यह पहुंचा पंजाब के पास, तो वहीं पर सूरी डायनेस्टी के 2 सूबेदार तैनात थे, जिनके नाम थे नसीब खां और तातार खां, और बस यहीं पर युद्ध हुआ, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर युद्ध होता है कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। दोस्तों हुमायूं वर्सेस तातार खां और नसीब खां, तातार खां और नसीब खां के मध्य होता है। दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं जीत जाता है, और दोस्तों नसीब खां और तातार खां को दोस्तों हराकर ये आकर पहुंच जाता है पंजाब के लुधियाना के पास सर हिंद नामक स्थान पर, और यहीं पर लड़ा जाता है बैटल ऑफ सर हिंद। तो दोस्तों जो इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बैटल ऑफ सर हिंद है 1555 में लड़ा गया बैटल ऑफ सर ए हिंद। बैटल ऑफ सर ए हिंद, दोस्तों बैटल ऑफ सर ए हिंद लड़ा गया। दोस्तों किस किस के मध्य लड़ा गया ये, तो दोस्तों ये तो सिकंदर सूरी वर्सेस हुमायूं, सिकंदर सूरी वर्सेस हुमायूं के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों सिकंदर सूरी था ना, वो लास्ट रूलर था सूरी डायनेस्टी का, और दोस्तों इस युद्ध में ना दोस्तों बाबर जीत जाता है, और सूरी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है दोस्तों सिकंदर सूरी की हत्या करवा देता है। और ये बाबर क्या करते हैं, फिर से 1555 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। लेकिन हुमायूं की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि एक बार क्या हुआ कि जब ये अपनी पुस्तकालय की छत से नमाज पढ़कर लौट रहे थे,
तो हुमायूं अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1556 में। तो दोस्तों ये इसका जो लाइब्रेरी था ना उसका क्या नाम था दोस्तों, शेर मंडल था। और दोस्तों दीनपना जो पुस्तकालय था दोस्तों, वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हुमायूं वाज ए बिग फॉलोवर ऑफ निजामुद्दीन औलिया। तो इसकी जो आखिरी इच्छा थी वो क्या थी कि मेरे मरने के बाद निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास मुझे दफनाया जाए। तो दोस्तों हुमायूं की जो टॉम्ब है वो दोस्तों कहाँ है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, जो इसी की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था, जिसका क्या नाम था, हाजी बेगम या फिर बेगा बेगम भी कहते हैं। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा वैसे अकबर के शासनकाल से बना था, जैसे अकबर के शासनकाल में बना था, लेकिन अकबर ने नहीं बनवाया था। तो दोस्तों इसका जो फारसी वास्तुकार था ना हुमायूं के मकबरे का, वो कौन था दोस्तों, मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। और दोस्तों भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है ये, और सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो दोस्तों हुमायूं के मकबरे को ना ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, ताजमहल, ताजमहल का पूर्वगामी। तो दोस्तों ताजमहल का इसको पूर्वगामी कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। दोस्तों अफीम का यहाँ पे देखिए दोस्तों, अफीम का शौकीन है और ज्योतिष में विश्वास रखता है, और 7 दिन 7 रंग के कपड़े, यानी दोस्तों मैंने बता दिया ये कि अलग अलग वार को अलग अलग कपड़े पहनता था। और दोस्तों ये हुमायूं के प्रसिद्ध युद्ध है। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1531 ईस्वी में दोस्तों इसका जो फर्स्ट अटैक होता है ना वो कहाँ होता है, कालिंजर पे। तो दोस्तों ये सबसे पहला इसका विफल भी होता है। उसके बाद 1532 में इसने कहाँ किया दोस्तों, महमूद लोधी के साथ अफगान था जो इसका। और उसके बाद 1532 में चुनारगढ़ पर ही दोस्तों ये प्रथम डेरा डालता है, यानी प्रथम घेरा डालता है। शेर खां रहता है दोस्तों चुनारगढ़ के किले पर। उसके बाद 1535 से 1536 तक दोस्तों बहादुर शाह से इसका संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जो किसके बीच में होता है दोस्तों, चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, और इसमें कौन जीत जाता है, शेर खां जीत जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होता है वो होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो दोस्तों इन दोनों युद्धों में ना, ये दोनों बैटल्स में शेर खां जीत जाता है और दोस्तों हुमायूं हार जाता है। उसके बाद 1555 में होता है दोस्तों बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, जो नसीब खां और तातार खां दोनों एक साइड होते हैं, और किसके साथ होता है, तो दोस्तों ये नसीब खां और तातार खां ये दोनों शेरशाह के क्या थे, सूबेदार थे, यानी सूरी डायनेस्टी के। तो इसमें हुमायूं जीत जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद, इसमें भी सिकंदर सूरी की हत्या करके, तो दोस्तों सिकंदर सूरी की हत्या करके हुमायूं फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों चुनारगढ़ का, तो चुनारगढ़ दोस्तों कहाँ, यूपी में है। ईस्ट इंडिया, इसे पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। थल मार्ग व अमीर मार्ग नियंत्रण बाबर बनाम अफगानी शेरखान के बीच में ये तो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों बहादुर शाह से संघर्ष की बात करते हैं हम, हुमायूं की और बहादुर शाह के बीच में क्या क्या संघर्ष चलते हैं। तो दोस्तों जो बहादुर शाह था दोस्तों, गुजरात का शासक था, जो एक अफगान था। गुजरात व मालवा पर इसने मुगल अधिकार था। दोस्तों बहादुर शाह जो था ये मांडू पर हुमायूं का कब्जा था, और दोस्तों चंपारण बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ मारा गया था दोस्तों। तो दोस्तों हुमायूं ने कहाँ पर कब्जा कर लिया दोस्तों, मांडू पर। और दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, बहादुर शाह की दोस्तों डेथ कर देते हैं। और दोस्तों किंवदंती यानी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। उसके बाद दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था इसने। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मुगल वंश में किसने अपनाया था या किसने मनाया था।
तो आपका आंसर क्या आएगा? हुमायूं। हुमायूं ने अपने भाई अस्कनी को सौंपा था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध होता है 1539 में। चौसा दोस्तों कहाँ है? बिहार में है। हुमायूं और शेर खां के बीच में दोस्तों शेर खां इसमें जीत जाता है और शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। और दोस्तों हुमायूं की जो जान है वो कौन बचाता है कि निजाम बचाता है। और दोस्तों इसी के नाम पर इसको एक दिन का सुल्तान बनाता है और इसी के नाम पर दोस्तों या फिर इसी के द्वारा लेदर कॉइन्स यानी चमड़े के सिक्के चलवाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 1540 में। तो दोस्तों शेरशाह और दोस्तों हुमायूं के बीच में होता है। तो दोस्तों इसमें कौन जीत जाता है? दोस्तों शेरशाह जीत जाता है। तो दोस्तों दीनपना भवन में पुस्तकालय से गिरने से दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है 1556 में। और दोस्तों इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में ही है, निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास। और दोस्तों इसकी जो पुस्तक है ना हुमायूंनामा, तो दोस्तों किसने इसकी रचना किसने की थी? इसकी बहन थी गुलबदन बेगम के द्वारा। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों सूरी डायनेस्टी के बारे में। तो दोस्तों सूरी डायनेस्टी में जो हम शेरशाह की बात कर रहे थे अब तक, तो अब हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शेरशाह के बारे में। तो दोस्तों ये जो सूरवंश है यानी सूरी डायनेस्टी, इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1540 से इसका जो रूलिंग पीरियड है वो दोस्तों कितना है? 1540 से 1545। 45 नहीं दोस्तों 1555 है। 1540 से 1555 है रूलिंग पीरियड किसका? सूरी डायनेस्टी का। तो दोस्तों ये सेकंड अफगानी वंश है। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो फर्स्ट अफगानी वंश था वो कौन सा था दोस्तों? लोधी वंश के बारे में बात की थी। तो दोस्तों सूरी डायनेस्टी है, सूरी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, सूरी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी हैं। और दोस्तों जो शेरशाह सूरी का जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1540 से 1545। तो दोस्तों 1486 और 1472 के आसपास दोस्तों ये डिस्प्यूट करते हैं दोस्तों होशियारपुर पंजाब में। और दोस्तों बचपन का क्या नाम है दोस्तों? इसका फरीद नाम है इसका। और दोस्तों इसने एक सिटी बसाई थी हुमायूं ने, दीनपनाह। और दोस्तों दीनपनाह में दोस्तों जो लाइब्रेरी था ना, लाइब्रेरी का दोस्तों क्या नाम था? शेर मंडल। तो दोस्तों ये शेर मंडल शेरशाह सूरी ने रखा था। तो जो पिता है इसके जो पिता है उसका क्या नाम है दोस्तों? हसन खां, जो जौनपुर का जमींदार थे। तो दोस्तों इसके पिता का क्या नाम है? हसन खां। हसन खान जो जौनपुर के एक जमींदार थे। और दोस्तों जो जौनपुर है ना, जौनपुर की स्थापना यानी जो जौनपुर किसने बचाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने बचाया था अपने बड़े भाई जोना खां के नाम पर। तो दोस्तों जौनपुर का जमींदार था इसका पिता। और तो दोस्तों जो जौनपुर है ना, जौनपुर मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसने भी प्राथमिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। शेरशाह सूरी के जो कंटेम्प्रेरी था वो कौन था दोस्तों? उड़ीसा या बिहार का जिससे इसने शिक्षा ली थी दोस्तों कौन था? बहार खान लोहानी। तो दोस्तों ये जो बहार खान लोहानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। तो दोस्तों बहार खान लोहानी तो दोस्तों ये शिक्षा पूरी करने के बाद ये बॉडीगार्ड बन जाता है दोस्तों बहार खान लोहानी का। और एक बार बहार खान लोहानी जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उस पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि बॉडीगार्ड कौन था? फरीद। इसलिए इसने तलवार के एक ही वार से उस शेर को मार डाला। और इसी बात से खुश होकर बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। शेरशाह सूरी को भारत का सबसे अच्छा प्रशासक माना जाता है। और इसी ने शेरशाह सूरी मार्ग यानी दोस्तों इसने जो शेरशाह यानी जिट्टी जो रोड है उसकी स्थापना करते हैं। तो दोस्तों इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों 1472 में दोस्तों इसका जन्म होता है। और इसका बचपन का क्या नाम है दोस्तों? फरीद नाम है।
उसके बाद दोस्तों इसके जो पिता थे वो सासाराम के ज़मींदार थे, यानी जो बिहार हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शेर खां। तो दोस्तों शेर खां का जो टाइटल है इसने कब लिया था, जो बिहार का जो सूबेदार था बहार खान लोहानी द्वारा। और उसके बाद इस दोस्त हजरत अल्लाह की उपाधि भी धारण करते हैं। शेरशाह सूरी 1539 में चौसा युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है। और 1545 में दोस्तों कालिंजर अभियान के दौरान दोस्तों उक्का नामक यंत्र चलाने से दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये इसे ना शेरशाह सूरी को भारत का सबसे अच्छा प्रशासक माना जाता है। क्यों माना जाता है कि दोस्तों इसने ना शेरशाह सूरी मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग की एक तो स्थापना की थी। यानी दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग है ना, तो दोस्तों सोनार गांव यानी बंगाल से पेशावर तक फैला हुआ है जो शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसको हम जिट्टी रोड भी कहते हैं। एट प्रेजेंट ये दोस्तों अमृतसर से कोलकाता के बीच में है। और दोस्तों ये 1700 इंच यानी 1700 सिराई बरसात का निर्माण करवाता है शेरशाह सूरी। और दोस्तों दो कोस पर दोस्तों माइलस्टोन यानी जो पत्थर होते हैं ना, यानी कोस मीनारे जिसको कहते हैं, कोस मीनारों का निर्माण करवाता है। और दोस्तों सिल्वर कॉइन्स चलवाता है, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स। तो दोस्तों जो चांदी के सिक्के हैं उसको क्या कहा जाता था, रुपया। और कॉपर्स के सिक्कों को दाम कहा जाता था। तो दोस्तों फिलहाल पूरे वर्ल्ड में टोटल 8 देशों की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही अपने शासनकाल में डाक सेवा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, डाक सेवा यानी पोस्ट सर्विस की शुरुआत की थी। और उसके बाद इसने हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की थी। और दिल्ली का पुराना किला जिसने जो पहले दिन बना था, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण भी करवाया। और दोस्तों जो 1545 में जब शेरशाह सूरी कालिंजर मिशन पर गया तो वहीं पर शेरशाह सूरी के पास एक तोप हुआ करती थी और वहीं से एक आग का गोला निकला करता था जिसे उक्का कहा जाता था। जब इसने अपनी ही तोप से वो गोला कालिंजर अभियान पर जब ये गया था तो कालिंजर के किले पर इसने चलाया तो गोला निकल कर कालिंजर की दीवार से टकराया और टकरा कर वापस वहीं लौट गया जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था। और बहुत सारा गन पाउडर बारूद में विस्फोट हो जाने से, इस कुक्का नामक अस्त्र चलाने से 1545 में इसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों जब कालिंजर अभियान पर जाता है तो कालिंजर का उस समय शासक कौन था, तो दोस्तों कीरत सिंह उस समय उसका शासक होता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है, बिहार के सासाराम में है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बिहार के सासाराम में है। तो दोस्तों इसने जीते जी बनवाया था। तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था अपने जीते जी। तो दोस्तों जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के पुरातत्वविद ने ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत बताया है दोस्तों, इसको ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत बताया है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, भारत के पुरातत्वविद का जनक माना जाता है। तो दोस्तों इसके 3 सक्सेसर हुए हैं, एक तो इस्लाम शाह सूरी और आदिल शाह सूरी जो दीवान थे हिम्मू के, और उसके बाद सिकंदर सूरी। तो भूमि के माप के लिए दोस्तों इसने 32 अंक वाला दोस्तों सिकंदरी गज 32 अंक वाला सिकंदरी गज या फिर सन की डंडी 32 अंक वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी चलाई। शेरशाह के समय पैदावार का 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूलती थी। तो दोस्तों इसने कौन कौन से निर्माण करवाए दोस्तों, एक तो दोस्तों शेर मंडल जहाँ से हुमायूं की डेथ होती है, और दोस्तों किला ए कोहना का निर्माण कौन करवाता है, शेरशाह सूरी। और दोस्तों 1534 में ना बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां हजरत अल्लाह की उपाधि धारण करते हैं। तो दोस्तों यही था किसके बारे में, सूरी डायनेस्टी के बारे में। तो दोस्तों ये सूरी डायनेस्टी
हम अभी इसमें इसका जिक्र आ गया तो दोस्तों मैंने करवा दिया है सूर्य डायनेस्टी। दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट्स युद्ध हैं उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चंदेरी का युद्ध। दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। दोस्तों इसमें कौन जीतता है? दोस्तों बाबर जीत जाता है। और उसके बाद दोस्तों चौसा के युद्ध में दोस्तों ये हार जाता है हुमायूं। और दोस्तों बिलग्राम के युद्ध में भी हार जाते हैं हुमायूं। इसमें शेरशाह जीत जाता है, इसमें भी शेरशाह जीत जाता है। तो दोस्तों उसके बाद कालिंजर अभियान जो अंतिम युद्ध था किसका? कालिंजर अभियान था वो अंतिम युद्ध था किसका? शेरशाह सूरी का। तो दोस्तों ये जब भी जितने भी ये 6 युद्ध है ना, 6 युद्ध हैं, ये इन सभी का जो वर्णन है वो शेरशाह सूरी के साथ है। यानी शेरशाह सूरी इन सभी युद्धों में भाग लेता है। दोस्तों इसने आर्थिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या किया कि शेरशाह सूरी ने? भाई शेरशाह सूरी आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि भाई इसने टोटल जबत प्रणाली और शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज व सन की डंडी का प्रयोग किया। 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाई। और दोस्तों ये तो हम बात कर चुके हैं। हाँ दोस्तों ये देखिए भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु जरीमाना। दोस्तों जरीमाना क्या होता था? 2.5% भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड का सर्वे किया जाता था वह मुहसिलाना। और 5% इस टैक्स को जो संग्रह होता है टैक्स कलेक्टर होता था। और दोस्तों जो मध्यस्थ जो बीच में जो दलाल होते थे ना उसको इसने टर्मिनेट कर दिया। कबूलियत व पर्दा प्रथा का आरंभ किया। और दोस्तों इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के जो समकालीन थे। तो दोस्तों जो पद्मावत उपन्यास लिखा गया था दोस्तों शेरशाह सूरी के काल में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ओलिया व दाग प्रथा का इस्तेमाल किया दोस्तों इसने। तो दोस्तों ये हम सब बात कर चुके हैं हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। तो दोस्तों इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1556 से 1605। 1556 से कितना है? 1605। 1556 से 1605 का जो रूलिंग पीरियड है वो किसका है? अकबर का है। और दोस्तों हुमायूं अकबर को फरजंद कहकर पुकारता था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि दोस्तों जो हुमायूं है अपने बेटे अकबर को किस नाम से पुकारता था? तो दोस्तों फरजंद कहता था उसको। फरजंद क्या कहता था इसको? फरजंद। फरजंद फरजंद कहकर पुकारता था उसको। तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है किसका? अकबर का। तो दोस्तों ये इसका जन्म कहाँ होता है? दोस्तों अमरकोट राजस्थान में होता है। इसको बचपन का क्या नाम है दोस्तों? बदरुद्दीन। दोस्तों इसके पिता का क्या नाम है? हुमायूं। माता हमीदो बानो बेगम। कहाँ जन्म होता है इसका? राजा वीरसाल के महल अमरकोट सिंध में। और इसका क्या नाम है? जलाल। और इसका जो शिक्षक है वो कौन है? यानी इसका जो मास्टर है वो कौन है? अब्दुल लतीफ़ है। तो दोस्तों क्या होता है आगे इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई ना उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। तो यानी दोस्तों मात्र 13 वर्ष की आयु थी अकबर की। और उस समय अकबर दिल्ली में नहीं था बल्कि वो हुमायूं के सेनापति बैरम खां के साथ एक अभियान पर था पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर नामक स्थान पर। तो अब हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो गई थी। चूँकि अकबर अभी छोटा था तो इस बात का फ़ायदा उठाया हरियाणा के रेवाड़ी के शासक हेमू ने। दोस्तों हेमू क्या करता है? हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। 1556 में दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सल्तनत पर अपना अधिकार जमा लेता है कौन? हेमू। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और वह हेमचंद्र विक्रमादित्य 14 के नाम से दिल्ली का अगला
रूलर बन जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि हेमू इज़ द लास्ट हिंदू रूलर जो दिल्ली का सुल्तान बना था, जो कि 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों जो फर्स्ट विक्रमादित्य था वो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। और दिल्ली के बाद भी आगरा पर भी अधिकार हुआ हेमू का। और इधर पंजाब में टेंशन बढ़ी बैरम खां की, क्योंकि मुगल डायनेस्टी एक बार फिर से खतरे में थी। इसलिए बैरम खान ने सूझबूझ से काम लिया और देर न करते हुए केवल 13 साल की उम्र में ही बदरुद्दीन का राज्याभिषेक कर दिया पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। और यह अब जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना, यह घोषित हुआ। इसलिए दोनों अकबर और बैरम खान ने उद्देश्य बनाया दिल्ली पर आक्रमण करने का हेमू पर। इसलिए अपनी सेना लेकर बैरम खां और जलालुद्दीन मोहम्मद पंजाब से बढ़े इधर दिल्ली की ओर। और दिल्ली से डिफेंड करने के लिए अपनी सेना लेकर आया हेमू। और बीच में ही कहाँ आया? तो क्योंकि दोस्तों जो युद्ध है ना वो कहाँ लड़ा जाना था? पानीपत में। तो दोस्तों पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। तो दोस्तों जो पानीपत का है ना, जो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दोस्तों दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 1556 में। 1556 में लड़ा जाता है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है। अकबर वर्सेज हेमू। और दोस्तों इस युद्ध में ना हेमू हार जाता है, यानी हेमू की डेथ कर देता है अकबर। और बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया और एक बार फिर से मुगल डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होने से बची। लेकिन किसी तरीके से बैरम खान ने हत्या कर दी हेमू की। तो दोस्तों 1556 से 1560 जलालुद्दीन मोहम्मद ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 4 साल तक बैरम खां मुगल बादशाह अकबर का संरक्षण करता रहा। लेकिन वफादार बैरम खां की नीयत में भी खोट आ गया और लोगों ने बैरम खां को अकबर के खिलाफ ही भड़का दिया और कहा कि अकबर का संरक्षण करने की क्या आवश्यकता है, अपने बेटे को ही अगला रूलर बना दीजिए। तो इसलिए 1560 में लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा। तो दोस्तों 1560 में लड़ा जाता है युद्ध बैटल ऑफ तिलवाड़ा, तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध। तो दोस्तों तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है दोस्तों? अकबर और बैरम खां के बीच में। अकबर और बैरम खां के बीच में। तो दोस्तों जो बैरम खान है उसको खाने बाबा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस युद्ध में अकबर बैरम खां को पराजित कर देता है और हराकर उसकी हत्या नहीं करता, बल्कि उसे जीवन दान दे दिया। और कहा जाता है कि हमेशा के लिए हथियार डालकर मक्का जाने का आदेश दे देता है अकबर। और बैरम खां को बीच रास्ते में ही एक अज्ञात व्यक्ति इसकी डेथ कर देता है। फाइनली बैरम खां मारा जाता है 1560 में। तो 1560 में जलालुद्दीन मोहम्मद एक इंडिपेंडेंट मुगल एम्परर तो बना, लेकिन क्योंकि ये अनपढ़ था इसलिए इसे प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत थी। अकबर की ही एक दाहिमा हुआ करती थी जिसका नाम था महामंगा। अपनी माँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड अकबर महामंगा से था और इसे जो भी डिसीजन लेना होता था जाकर महामंगा से पूछा करता था। जो महामंगा कह दिया करती थी वही डिसीजन दे दिया करता था अकबर। और इस इतिहासकार कहते हैं कि 1560 से 1562 तक केवल नाम का ही मुगल बादशाह था अकबर, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से जो शासन कर रही थी वह एक महिला कर रही थी जिसका क्या नाम था? महामंगा। तो दोस्तों 1560 और 1562 के जो टाइम पीरियड है ना उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पीटीकोट सरकार। पीटीकोट सरकार, पीटीकोट सरकार कहा जाता है। और दोस्तों इसमें पर्दा प्रथा का शासन चल रहा होता है। तो दोस्तों इन्हीं 2 सालों में 1561 में बाज बहादुर ऑफ मालवा का फर्स्ट अटैक होता है, इसलिए अटैक करते हैं। और इसी साल बाज बहादुर को अपने अधीन करके अकबर अपनी सेना लेकर बढ़ा आमेर के शासक राजा भारमल की तरफ। लेकिन जब राजा भारमल को पता चला कि अकबर की सेना उस पर आक्रमण कर रही है तो बस राजा भारमल
ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और 1561 में हरखाबाई और दोस्तों 1561 में हरखाबाई जो किसकी बेटी थी, राजा बहारमल की, से विवाह किया और यही हरखाबाई प्रसिद्ध है इतिहास में मरियम उज जमानी के नाम से। तो दोस्तों मुगल डायनेस्टी में जो भी मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी की माँ हुआ करती थी वो मरियम उज जमानी कहलाती थी। तो दोस्तों आपको आपने नाटकों में भी देखा होगा कि जोधा अकबर आता है तो दोस्तों जो जोधा थी ना, जोधा बाई पत्नी थी किसकी, जहांगीर की, न कि अकबर की। और जोधा बाई का वास्तविक नाम था जगत गोसाई। तो दोस्तों फाइनली 1562 में जो इन्फ्लुएंस होता है महामंगा का वो समाप्त होता है और 1562 में दोस्तों ये 1562 में क्या करता है, दास प्रथा पर प्रतिबंध करता है। 1562 पर क्या करता है, दास प्रथा को प्रोहिबिट करता है। उसके बाद 1563 में क्या करता है अकबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद 1564 में जजिया और तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर देता है, जजिया और तीर्थ यात्रा कर। तो दोस्तों 1562 में दास प्रथा का अंत करता है, 1563 में सती प्रथा का अंत करता है और 1564-65 में जजिया कर या फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। इसकी वजह से अकबर भारतीय इतिहास का महान शासक बनता है और कर समाप्त करने के बाद जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी थी। अकबर एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दोस्तों बहुत बड़ा फॉलोवर था ये। और दोस्तों इसकी जो कॉटेज थी वो कहाँ थी, इसकी जो कॉटेज में है ना 1569 में अकबर के बेटे का जन्म हुआ था। तो दोस्तों और अपने बेटे का नाम दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर दोस्तों सलीम रखता है। और दोस्तों शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। अकबर का सबसे फेमस अभियान 1572 में जो दोस्तों गुजरात अभियान होता है। तो दोस्तों 1569 में क्या होता था दोस्तों, अकबर के बेटे का जन्म यानी जहांगीर का जन्म होता है, दोस्तों 1569 में। और दोस्तों जो शेख सलीम चिश्ती का जो बहुत बड़ा फॉलोवर होता था कौन होता है, अकबर। और अपने गुरु के नाम पर अपने बेटे का नाम रखता है सलीम, जो बाद में जहांगीर फेमस हो जाता है। तो दोस्तों 1572 में क्या होता है, 1572 में गुजरात अभियान होता है किसका, अकबर का। और दोस्तों इस गुजरात अभियान के दौरान इसके साथ दो नई घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं, इसने पहली बार समुद्र देखा था और दूसरा इसने सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था। पहली बार समुद्र देखा था, और उसके बाद पहली बार यह पुर्तगालियों से मिलता है, तो 1573 में गुजरात की सफलता के उपलक्ष्य में अकबर ने भारत के सबसे बड़े दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, तो दोस्तों 1573 में ही एक साल बाद यानी 1573 में ही बुलंद दरवाज़ा जो भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है कहाँ है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर है ना किस किस का निर्माण करवाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है इबादत खाना का निर्माण करवाता है। उसके बाद पंचमहल का निर्माण करवाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पत्थरों का ख्वाब यानी ड्रीम ऑफ स्टोन्स। उसके बाद मरियम महल, फिर उसके बाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाता है फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों ये जो चारों जो मोनूमेंट्स की मैंने बात की है दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। और दोस्तों आगरा का किला और इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, दोस्तों इन तीनों किलों का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया जाता है। तो दोस्तों 1576 में होता है बैटल, सबसे जो प्रसिद्ध बैटल होता है ना, 1576 में प्रसिद्ध बैटल होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और दोस्तों ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, वो किस किस के बीच में होता है दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। तो दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, जो अकबर की तरफ जो सेनापति था वो था मान सिंह, और दोस्तों महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था वो था हकीम खान। और दोस्तों महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो थी कुंभलगढ़, और महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर के नेतृत्व में भीलों की एक छोटी सी सेना इसमें भाग लेती हैं। और दोस्तों 1577 में अकबर ने अपने, और दोस्तों क्या होता है 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप ना, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में ना हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत जाता है और दोस्तों महाराणा प्रताप हारता है। और 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप अपनी राजधानी डूंगरपुर के निकट चौवड़ में बनाई तथा इसकी मृत्यु 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय, यानी दोस्तों अंदरूनी चोट, यानी इंटेंस जो चोट होती है ना, उसकी वजह से दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों 1577 में अकबर ने अपने मित्र गुरु रामदास, यानी जो सिखों के चौथे गुरु थे, को 500 बीघा जमीन उपहार में दी। तो रामदास ने वहाँ एक नगर बसाया जिसे रामदासपुर कहा गया, लेकिन वर्तमान में वही रामदासपुर का क्या है, अमृतसर। तो दोस्तों 1577 में अकबर ने स्वयं किसको मारा था, महम अनंगा के पुत्र आदम खां को, क्योंकि दोस्तों 1562 में क्या हुआ, अकबर के जो पीएम था ना अतगा खां की हत्या कर दी जाती है। इसका जो पुत्र है ना महम अनंगा के जो पुत्र हैं आदम खां के द्वारा। तो दोस्तों जो गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल गोल्डन टेम्पल जिसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है या हरमंदिर साहिब। तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाता है कौन करवाता है, गुरु रामदास करवाता है। तो दोस्तों 1582 में दोस्तों अकबर क्या करता है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। 1582 में बाबर क्या करते हैं, अकबर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। दीन ए इलाही जिसको क्या कहा जाता है, तौहीद ए इलाही। दोस्तों ये धर्म न होकर क्या था, एक सूफी मत था। दोस्तों इसकी स्थापना कर दी जाती है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो अकबर ने कहा कि जो भी व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म अपनाना चाहता है वो रविवार को मेरे महल में आए और आकर सिजदा और पायबर्स करे और कहे अल्लाहु अकबर, तो वो दीन ए इलाही धर्म का हो जाएगा, यानी दिल इलाही धर्म का हो जाएगा। तभी सभी मुसलमानों ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था, और दोस्तों वो कौन था, बीरबल, जिसका वास्तविक नाम था महेश दास। इसी के अगले साल 1583 में अकबर ने क्या चलाए थे दोस्तों, इलाही संवत। तो दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा कि सिर्फ एक हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही धर्म, यानी हिंदू धर्म का कौन सा शासक था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। तो दोस्तों क्या आएगा आपका आंसर, बीरबल आएगा, जिसका वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। दोस्तों अकबर ने इलाही संवत चलाए, इलाही संवत, इलाही सिक्के चलवाए अकबर ने, इलाही सिक्के। और दोस्तों भूमि मापने की जो यूनिट है
इलाही गज, भूमि मापने की जो यूनिट है इलाही गज, 1 इलाही गज 31 इंच के बराबर होता है। इसी साल अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया और इसी साल 1583 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी राजधानी वापिस ले आया आगरा। यानी फतेहपुर सीकरी से राजधानी वापस ले गए कौन दोस्तों? अकबर ने कहा शिफ्ट कर दी आगरा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बार बार सामना करना पड़ रहा था सूखे का। अकबर के काल को दोस्तों साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी साहित्य का स्वर्ण काल, यानी गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, साहित्य का स्वर्ण काल। तो दोस्तों अकबर के जो टाइम पीरियड है ना, अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदी और फारसी का विकास हुआ था। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल से मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज था ना वो फारसी बन गई थी, क्योंकि इससे पहले तो जो तुर्की थी। तो अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया रजमनामा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया रजमनामा नाम से। रजमनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया रजमनामा के नाम से। जो रजमनामा किसने करवाया था दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था रजमनामा के नाम से। और दोस्तों अकबर के प्रसिद्ध है ना, अब अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे दसवंत और दशावन। ये दोस्तों इसके चित्रकार थे प्रसिद्ध। अकबर के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन कौन थे? दसवंत और दशावन। और 1599 में ब्रिटिशों का आगमन होता है अकबर के काल में सबसे पहले। तो दोस्तों ब्रिटिशों का जो आगमन होता है ना सबसे पहले भारत में, वो अकबर के ही रूलिंग पीरियड में होता है। अकबर के दरबार में विजिट करने आया था दोस्तों रॉल्फ फिंच और जॉन मिल्डन हॉल। उस समय ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी एलिजाबेथ डलर फर्स्ट। तो 1598 में दोस्तों 1598 में जो सलीम होता है ना, सलीम पुर्तगालियों से मिल जाता है और रिवोल्ट कर देता है अकबर के खिलाफ, और इलाहाबाद के किले पर जाकर अधिकार कर लिया और खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देता है। तो दोस्तों जो अकबर है ना, अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। और दोस्तों ये अकबर है ना मनसबदारी प्रणाली भी चलाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि मनसबदारी जो प्रथा है ना वो कौन चलाता है? अकबर चलाता है। तो दोस्तों ये जो जहांगीर है ना, जहांगीर इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो फिर अकबर अपने सेनापति मानसिंह को भेजता है और उस विद्रोह को नियंत्रित करवाता है, लेकिन सलीम नहीं माना, बार बार अकबर के खिलाफ आक्रमण करता रहता है। इसलिए क्वेश्चन आएगा कि मुगल काल में पिता के ही खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? सलीम ने की थी और अकबर के खिलाफ की थी, और सलीम नहीं माना और बार बार आक्रमण करने लगा। इसने हद तो तब कर दी जब 1602 में दोस्तों इसने क्या कर दिया? 1602 में जो अकबर के जो 9 रत्न थे ना, 9 रत्नों में से एक, अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल की हत्या करवा देता है वीर सिंह मुद्दल्ला के साथ मिलकर। तो इससे बहुत नाराज होता है अकबर सलीम से। इसलिए अकबर ने अपना उत्तराधिकारी सलीम नहीं बल्कि अपने पोते सलीम के बड़े बेटे खुसरो को घोषित कर दिया और घोषणा कर दी कि मेरे मरने के बाद अगला मुगल बादशाह खुसरो बनेगा। इसी बात से कॉन्शियस सलीम ने अकबर के आखिरी दिनों में अकबर से माफ़ी मांगी और मान सिंह और टोडरमल के समझाने पर अकबर ने फाइनली माफ़ किया सलीम को। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार रोग के कारण, यानी डाइसेंट्री। तो दोस्तों इसकी जो टॉम्ब है वो कहाँ है अकबर की? इसकी जो टॉम्ब है वो कहाँ है? सिकंदराबाद।
सिकंदराबाद, आगरा। दोस्तों इसकी जो बायोग्राफी है वो कौन सी है? आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी। दोस्तों इसकी जो बायोग्राफी है वो क्या है? आईने ए अकबरी, जिसको क्या कहा जाता है? अकबरनामा। जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी, 8 वर्षों में लिखी थी दोस्तों ये इसने। तो दोस्तों अगला मुगल बादशाह बना सलीम बाई द नेम ऑफ जहांगीर। तो दोस्तों जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल का बड़ा भाई फैज जी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था। तो अकबर के काल में संगीत सम्राट तानसेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आएगा कि जो तानसेन था ना वो किसके दरबार में था? तो अकबर, जिसका असली नाम क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। और दोस्तों अकबर से पहले ये बाटा का जो राजा था रामचंद्र सिंह के दरबार में रहता था। तो दोस्तों इसकी जो प्रसिद्ध कृति है ना तानसेन की, तानसेन की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है? सारंग, मियाँ का मल्हार और टोडी। मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और टोडी। तो दोस्तों इसने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। और तानसेन के जो गुरु है ना उसका क्या नाम था? हरिदास। और दोस्तों यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाने के दौरान ना बीरबल की हत्या हो जाती है। और दोस्तों पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने करवाया था दोस्तों अनवर ए सादात नाम से। तो दोस्तों अनवर ए सादात नाम से कौन करवाता है? अबुल फजल करवाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने करवाई दिया है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर कलानौर में पंजाब में था। और इसके बाद इसका कलानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और इसका जो कस्टडियन था यानी इसका जो गार्जियन था, जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खान, जिसको क्या कहता है? खानी बाबा या खाने खाना। और दोस्तों इसको जो टाइटल है वो क्या क्या टाइटल लेता है ये? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी अकबर। और दोस्तों 1560 से 1562 का जो रूलिंग पीरियड है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? महाम अनंगा यानी पेटीकोट सरकार। तो दोस्तों बैरम खां का संरक्षण कौन करते हैं? 1556 से 1560 बैरम खां अकबर का संरक्षण करता है। वह बदख्शां का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आ गया यहाँ पे, उसको प्यार से खानी बाबा कहता था। और दोस्तों इसको जो टाइटल खान बाबा हुमायूं और खान ए खाना दोस्तों अकबर को जो टाइटल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों हेमू को हराता है कौन? अकबर। तो दोस्तों ये सभी मैंने करवा दिए हैं। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1560 से 1562 तक इसके जो दाएं माँ थे ना महामानंगा के प्रभाव में ये रूल करता है, जिसको पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। तो अकबर ने अपने पुत्र महामानंगा के पुत्र आदम खां को मारा। इसके वियोग में महामानंगा की मृत्यु हो जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है? 1562 में ना अकबर ने हरमदल से स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर देता है। तो दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हो दोस्तों ये योद्धा अकबर में आता है, जो सीरियल आता है। दोस्तों अकबर का जो रूलिंग पीरियड है दोस्तों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कितना कितना है यहाँ पे देखिए दोस्तों 1565 में इतना रूलिंग पीरियड होता है इसका। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे इतना कवर कर लेता है, इसके बाद में इतना, और उसके बाद में 1707 में दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत में कौन कौन से ये अभियान यानी कौन कौन से रिवोल्ट करता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों 1561 में मालवा अभियान पर बाज बहादुर वर्सेस आजम खां के मध्य होता है। उसके बाद में आमेर में राजा बहारमल। 1564 में गोंडवाना में दोस्तों क्या हो जाता है? रानी दुर्गावती और आसम खां के मध्य। और दोस्तों 1568 में दोस्तों चित्तौड़ अभियान, राणा उदय सिंह वर्सेस राणा
वर्सेस अकबर के मध्य होते हैं। उसके बाद 1571 और 73 में गुजरात अभियान मुजफ्फर खान तृतीय वर्सेस अकबर के मध्य होते हैं। और दोस्तों 1576 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है। और दोस्तों दक्षिण भारत का जो फेमस अभियान है इसका दोस्तों ये क्या कौन सा है दोस्तों, दौलताबाद, जो चांद बीबी उस समय रूल कर रही थी दोस्तों। और मुगल सेनापति कौन था, अब्दुल रहीम खान खान अब्दुल फजल। और दोस्तों जो दूसरा था वो था असीरगढ़ का 1601 में अकबर, यह अकबर का अंतिम युद्ध था दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1601 में दोस्तों अकबर का जो अंतिम कैंपेन था दोस्तों कौन सा था, असीरगढ़ का युद्ध। और दोस्तों मालवा का अभियान, इस मालवा का शासक जो बाज बहादुर था बनाम आजम खां के मध्य होता है। मालवा शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती के काल में मांडू संगीत का केंद्र बना था। तो दोस्तों उसके बाद क्या आता है दोस्तों, आमेर, जयपुर में संधि। आमेर के शासक बारमल ने बिना युद्ध के संग अकबर की स्वाधीनता स्वीकारी थी। पुत्री हरखाबाई और यशोदाबाई मरियम उज जमानी का विवाह अकबर से हुआ था। भगवान दास व पौत्र मानसिंह को उच्च पद प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों गोंडवाना ये गढ़कटंगा अभियान दोस्तों, इसमें के जो संस्थापक थे ना गढ़कटंगा राज्य के वो कौन थे, अमनदास यानी संग्राम सिंह के पुत्र। दलपत शाह का विवाह चंदेल शासक कीर्त सिंह की पुत्री दुर्गावती से होता है। दोस्तों उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंपेन होता है दोस्तों वो चित्तौड़ का होता है, मेवाड़ या चित्तौड़ अभियान राणा उदय सिंह बनाम अकबर में। तो इसमें दोस्तों अकबर जीतते हैं। उसके बाद में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों जो महाराणा प्रताप है ये हार जाते हैं और जो अकबर है वो जीत जाते हैं। और दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है दोस्तों, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक व हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो अहमदनगर अभियान है ना उसमें क्या हुआ था दोस्तों, बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की जो विधवा थी ना चांद बीबी बनाम अकबर के मध्य में दोस्तों संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसमें अकबर जीत गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये अकबर की नीतियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी नीतियां अकबर की, तो दोस्तों युद्ध बंदियों को दास बनाने की यानी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था इसने। तीर्थ व जजिया कर पे टैक्स लगाया था दोस्तों। इबादत खाने की स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद मजहर डिक्लेरेशन ऑफ मजहर की स्थापना 1579 में हुई थी और दीन इलाही 1582 में। और दोस्तों प्रथम व अंतिम हिंदू जो दीन इलाही धर्म अपनाया था दोस्तों ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। और दोस्तों अब ये क्वेश्चन भी आ गए हैं कि दोस्तों कौन था, बीरबल या महेश दास। और दोस्तों 1583 में इलाही सम्मत का आरंभ करता है अकबर। तो दोस्तों जो हुमायूं था ना, हुमायूं कुरान बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, कुरान के हिसाब से करता था। और दोस्तों ये जो है ना अकबर जनता के हिसाब से चलता था या जनता का शासन करता था। और दोस्तों जो हुमायूं था वो कुरान के हिसाब से चलता था। और दोस्तों इसका जो दीवान था वो कौन था, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जब्ती प्रणाली दोस्तों ढैसाला प्रणाली भी कहा जाता है दोस्तों, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, राजा टोडरमल की इसकी देख रेख करता था। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मनसबदारी प्रथा भारत में प्रारंभ किसने की थी दोस्तों, अकबर ने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था और सुल्तान द्वारा मनसब्द की नियुक्ति की गई थी मुगल सम्राट के द्वारा। तो दोस्तों जो सैन्य प्रधान था वो था मीर बख्शी और वित्त यानी जो दीवान था
वो क्या करता था, वेतन व जागीर आवंटन करता था। और मीर बख्शी क्या करता था दोस्तों, मनसूबों की सूची तैयार करता था। दोस्तों अकबर के समय में जो मनसबदार थे वो थे 250। और दोस्तों जो सर्वाधिक मनसबदार थे ना, सर्वाधिक हिंदू, वो थे औरंगजेब के समय में 700 सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बीरबल, उसके बाद में अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों ये अकबर के ना 9 रत्न थे। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन से अकबर के 9 रत्न नहीं थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो दोस्तों इसको ध्यान देना। तो दोस्तों ये जो इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ दोस्तों। बीरबल के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है, बचपन का क्या नाम था, महेश दास, और यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की डेथ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अबुल फजल, और दोस्तों अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा व आईन ए अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद तानसेन की बात करते हैं दोस्तों। तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, इसका असली नाम था रामतनु पांडे। और दोस्तों इसकी जो कृति थी वो कौन कौन सी थी, इसकी जो रचनाएं थी, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कानहरा। और दोस्तों तानसेन को ना संगीत सम्राट कहा जाता है, और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। और दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खां के पुत्र थे। तो दोस्तों इसने क्या किया था, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं मानसिंह, ये दोस्तों आमेर के राजा भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र थे। और दोस्तों ये सेनापति भी थे अकबर के। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों राजा टोडरमल के बारे में। तो दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे, यानी भूमि सुधारों के लिए कौन जाना जाता है, राजा टोडरमल। यह तहसाला प्रणाली भी इसने स्टार्ट की थी। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं फैजी, यह अबुल फजल के दोस्तों बड़े भाई थे। इसने क्या किया था दोस्तों, महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद था दोस्तों हकीम हुकाम, यह अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। उसके बाद दोस्तों मुल्ला दो प्याजा, यह अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के कारण यह नवरत्नों में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लीलावती का फारसी में अनुवाद करवाया था किसने, फैजी ने। अब्दुल रहीम खान्ना ने तजुक ए बाबरी नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से करवाया था। अबुल फजल दोस्तों आईने अकबरनामा। तो दोस्तों ये सभी मैंने करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट जो भी थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे दोस्तों, अब्दुल समद और दसवंत दसावन, ये भी चित्रकार थे अकबर के। और दोस्तों अकबर के शासनकाल के जो प्रमुख गायक थे वो तानसेन, बाज बहादुर, स्वामी हरिदास जो अकबर के गुरु थे, बाबा रामदास व बैजू बावरा थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तानसेन, बैजू बावरा और रामदास जो किसके दरबार में संगीतज्ञ थे। तो दोस्तों अकबर आएगा आपका आंसर। और दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। और दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में सिख शाही महल, दीवाने खास पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर किला। दोस्तों ये सभी जो करतियाँ हैं ना, सभी मोनूमेंट्स हैं, इन सभी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और दोस्तों चार बाग बनाने की जो परंपरा है ना वो अकबर के समय शुरू हुई थी।
और दोस्तों ये जो विचार था ये किसका था? बाबर का था। और दोस्तों आगरा के निकट सिकंदराबाद में दोस्तों इसको दफनाया गया था, यानी जिसकी समाधि है वो कहाँ है? आगराबाद में है। तो दोस्तों ये तो एक पार्ट है किसका? मुगल साम्राज्य का। दोस्तों दूसरे पार्ट की हम थोड़े दिन में छोड़ देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का दबाना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ना आप एक बार प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगाना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई भी पेपर हो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम का कोई भी पेपर होता है उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।